नमस्कार। एग्जामरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम बेसिक मैथ का स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी बारे में जानने के लिए, किसी के भी बारे में जानने के लिए या कोई सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले उसके बेसिक को जानना जरूरी होता है। जब हम बेसिक को नहीं जानेंगे तो उस सब्जेक्ट के बारे में भी हम नहीं जान पाएंगे। यदि आप एकेडमिक स्टूडेंट हो या आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो आपके लिए यह वीडियो यूजफुल है, महत्वपूर्ण है। आप इस बेसिक मैथ को देखिए। हम इसके जीरो से स्टार्ट करेंगे। आप इसके समय पे ना जाइए, क्योंकि समय गणित ही है। गणित के लिए आपको समय देना ही पड़ेगा। यदि आप कम्पिटिटिव की तैयारी करें तो भी आपको वहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको बेसिक की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दीवार तभी खड़ी होगी, बिल्डिंगें तभी खड़ी होंगी जब उसका बेसिक नींव मजबूत होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेसिक मैथ के लिए। तो फ्रेंड्स, बेसिक मैथ में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो अबाउट बेसिक मैथ का है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं कि हम कौन कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये आप देख सकते हैं। यहाँ से अंक है, प्राकृतिक संख्या, आपका संख्यांक है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य इत्यादि बहुत से संख्या हैं जो हम पढ़ेंगे, परिमेय अपरिमेय। ठीक है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंक। अब अंक क्या है? तो फ्रेंड्स, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, उसे हम अंक कहते हैं। कौन कौन से संकेत? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे 10 अंक हैं। हम किसी भी संख्या का प्रयोग बनाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हमें संख्याओं की जरूरत पड़ती है और संख्याओं को बनाने के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। इनमें से यदि किसी एक को हम हटा दें तो हम संख्या नहीं बना सकते, अर्थात सभी संख्याएं नहीं बना सकते, कुछ लिमिट संख्याएं ही बना सकते हैं। लेकिन इनके प्रयोग से हम विश्व की समस्त संख्याओं को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अंक कहलाते हैं। तो अंक कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। अब एक बात होती है कि इनकी पद्धति को कहते क्या हैं। तो इनकी पद्धति को आप यहाँ से देख सकते हैं। इनकी पद्धति, ये पद्धति दार्शनिक पद्धति कहलाती है, जहाँ 0 आपका असार्थक अंक कहलाता है, जबकि 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं वो आपके सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संख्यांक। संख्यांक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। यानी उनका एक समूह बनाएंगे, वो समूह ही उनका संख्यांक होगा, बिना समूह के वो संख्यांक नहीं होंगे। तो अंक कौन से होते हैं? तो अंक आप अभी पढ़े थे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 आपके अंक हैं। अतः इनका समूह ही संख्यांक कहलाता है। क्योंकि संख्यांक इनका समूह इसलिए कहलाता है क्योंकि इन्हीं के हम सहारे से समस्त संख्याओं का निर्माण करते हैं। अर्थात कोई भी संख्या जब हमें बनानी होती है तो हम इन्हीं के सहायता से बनाते हैं, इसलिए इन्हें संख्यांक कहता है। इनके समूह को ही संख्यांक कहेंगे। अगर इनमें से कोई भी संख्या बाहर कर देंगे तब वो संख्यांक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम उनसे हर एक संख्या नहीं बना सकते। इसलिए कोई भी संख्या बनाने के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन्हें हम संख्यांक कहते हैं, इनको समूह में रख कर। आगे प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, अर्थात जिनसे वस्तुओं की गणना की जाए उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अर्थात गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या आप जानते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100, 200, 500, 800, 900 सब चली जाएंगी, जो इन्फिनिटिव तक जाएंगी ना, इनफाइनाइट यानी अनंत तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाती हैं? प्राकृतिक संख्या। कहाँ से स्टार्ट होंगी? तो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चली जाएंगी। ठीक, तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो 1 होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो वो निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं तब वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है? डॉट डॉट डॉट, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है जो अनंत तक जाएंगी। अब इसमें हम क्या कह रहा है कि शून्य को मिला देंगे, यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा आपका?
तो ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी। पूर्ण संख्या क्या मतलब कि ये 0 से लेके ही चलेंगी तभी ये पूर्ण होंगी, अन्यथा ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण का मतलब क्या हुआ कि उनको हम लेके पूरा बनते हैं। ठीक, अब हम ये कहें कि हमने तो अभी संख्यांक में भी पढ़ा था कि 0 से स्टार्ट होता था 1 2 3 5 6 7, तो इसमें अंतर बस इतना ही है कि पूर्ण संख्या में हम 0 से लेके अनंत तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक, जबकि संख्यांक में हम 0 से लेके बस 9 तक ही जाते हैं, 9 के आगे इनका समूह नहीं होता। ठीक है, यही अंतर है। आगे ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो अंतर मैं बता रहा हूँ आप केवल पढ़े होंगे कि संख्याएं क्या होती, क्यों होती है, कैसे होती है, ये आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि समय का बात मत ध्यान मत दीजिए, आप वीडियो को देखिए और समझिए। आगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लेने पे, जैसे पूर्ण संख्या में हम धनात्मक उसको 0 को सम्मिलित करते थे, तो अब यहाँ क्या है कि यहाँ हम ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करेंगे तो ये पूर्णांक होगी। ठीक, आपने सुना होगा धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या होंगे? 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट चले जाएगी। अब इसमें बोल रहा है कि ये तो 0 भी हो जाएगा तभी ये पूर्ण होगी ना। अब ये पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या में क्या करना है, ये आपका 0 है। पूर्ण संख्या में अब हम इसको ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे। आपको पता है ऋणात्मक क्या होती है? -1 -2 -3। ठीक, तो अब इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगी? अब इनसे जो संख्याएं बनेंगी इधर भी चली जाएंगे अनंत तक, तो ये पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। अब यहीं से देखिए आपका बनता है कि 0 क्या है? 0 आपका एक पूर्णांक संख्या है। 0 पूर्णांक संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्रश्न में 0 से लेकर ये पूछता है कि 0 कैसी संख्या है, प्राकृतिक है या पूर्णांक है, या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो 0 क्या है आपका? पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, आगे सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। कितने से? 2 से। तो 2 से पूर्णतः विभाज्य होंगी तो वो सम संख्या कहलाएंगी। अब हम कैसे जानेंगे कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है कौन सी नहीं? मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 20 दिया तो ये तो हम जान जाएंगे, लेकिन जब संख्याएं बड़ी दे दिया, जैसे 3638 दिया, तो अब हम कैसे जानेंगे कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं? तो इसके लिए हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तब हम देखेंगे कि कैरी क्या बचता है, शेष बचता है कि नहीं। शेष बचा तो नहीं होगी, और शेष नहीं बचा तो ये 2 से विभाज्य होगी, तब हम कहेंगे कि ये एक सम संख्या है। तो हमें उतना नहीं करना है, हमें केवल संख्या को देखना है और तुरंत बताना है कि ये सम है कि विषम है। आपने किताबों में पढ़ा होगा या कोचिंगों में पढ़ा होगा कि लोग बताते हैं कि इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 और 8, अगर इतना इकाई के स्थान पे है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, अर्थात वह संख्या क्या होगी? सम होगी। तो फ्रेंड्स इतना जान लीजिए कि जो 0 होती है ये सभी संख्याओं से विभाज्य होती है। इसको हम जब भाग देते हैं तो इसमें कैरी क्या बचता है? 0 बचता है। और विभाज्य का मतलब यही होता है कि कैरी हमारा 0 बचता है। तो इसके बाद क्या करना? तो हमको इसको याद नहीं करना है। अगर कहीं मान लीजिए हम एक ठो भूल ही गए कि कौन सी था तो क्या करेंगे? नहीं, हमें ये सब याद नहीं करना है, हमें बस इकाई का स्थान देखना है। दी हुई संख्या में इकाई का स्थान देखना है कि उसके इकाई के स्थान पे क्या है। उसके इकाई के स्थान पे जैसे इस संख्या में क्या है? तो 8 है, तो हम उसमें 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? ध्यान से सुनिए, जो संख्या दिया होगा उसकी संख्या के इकाई स्थान में हम 2 से भाग देंगे। अगर भाग पूरा चला जाता है, शेष नहीं बचता है, तो बस हम बोल देंगे कि ये संख्या क्या है? आपकी सम संख्या है। जैसे यहाँ 8 है, 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8, अर्थात क्या हुआ? ये पूरा पूरा कट गया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आप कोई और संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 56,376। अब इसमें देखिए इकाई का स्थान क्या है? 6 है, 6 में 2 का भाग दे दीजिए। अब हम 2 का भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल इतने में, तो इसका आंसर 3 आएगा, कोई कैरी नहीं बचेगा, अर्थात ये 6 क्या है? 2 से विभाज्य है ना, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी। हमें कुछ नहीं देखना है कि इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है, 4 है, 6 8 है, 10 है, 5 है, कुछ नहीं है, बस केवल हमको इकाई देखना है कि इकाई क्या है? 0 है, 0 में 2 से भाग देंगे, जाहिर सी बात है 0 कट जाएगी, अतः ये क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बस याद रखिए कि हमें इकाई का अंक देखना है। और विषम संख्या होती है, तो विषम संख्या क्या होती है? तो वे संख्या, यहाँ से देखिए विषम संख्या, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं।
तो वो क्या कहलाएंगे, सम संख्या। अगर 2 से विभाजित हो जाती है, सॉरी, विषम संख्या कहलाएगी। और यदि वह 2 से विभाज्य हो जाती है तो वो कौन सी कहलाएगी, तब वो सम संख्या कहलाएगी, है ना। आप इतना समझे कि अगर 2 से विभाजित नहीं होगी तो विषम संख्या कहलाएगी, हो जाती तो सम संख्या। तो जैसे हमने बताया ना कि हम क्या करेंगे, इसमें भी हम पहले उसका इकाई का ही अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक 2 से नहीं कटता है तो वो विषम है, कट जाता है तो सम है। तो आप 9 में 2 से भाग दीजिए, कितना आंसर आएगा आपका, आंसर तो 4 आएगा, लेकिन एक आपका कैरी बचेगा। ये जो एक कैरी बचा है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, तो ये क्या आ जाएगी, आपकी विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, हमें नहीं देखना है कि इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 है कि नहीं, बस हम इकाई के स्थान में उसका हम डिवाइड कर देंगे। 3 में 2 से भाग दीजिए, इकाई में नहीं कटेगा, अर्थात ये विषम संख्या है। अब कोई भी संख्या ले लीजिए, 3625 लीजिए। अब 25 यानी इकाई का अंक 5 है, 5 में 2 से भाग दीजिए, कटा नहीं कटा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये तो आपको अच्छी तरह समझेगा और आप कभी नहीं भूलोगे। आगे, भाज्य, संयुक्त या यौगिक संख्या, ये तीनों एक ही संख्या के नाम हैं। हम नाम पे थोड़ा विचार करते हैं। आपने यौगिक का नाम सुना होगा, जब हिंदी में शब्द रचना पढ़े होंगे तो रचना के आधार पर शब्द रचना के 3 भाग होते हैं, यानी 3 तरह से होते हैं। कौन कौन से, तो रूढ़ होता है, यौगिक और योग रूढ़। तो आप जानते हैं रूढ़ को तोड़ा नहीं जा सकता, यौगिक को खंडन किया जा सकता है, और योग रूढ़ जो होता है वो बहुव्रीहि वाले होते हैं। ठीक है, तो यौगिक मतलब क्या हुआ, यानी उसका हम खंडन कर देंगे। तो यहाँ पे परिभाषा भी देख लेते हैं, क्या है, वे संख्याएं जिनका एक एवं स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो। यानी क्या होंगे, एक और स्वयं से तो वो कटेगी। आपको पता होगा कि विश्व की समस्त संख्याएं एक से विभाज्य होती हैं और वो अपने आप से भी विभाज्य होती हैं, ये तो सभी को पता है। इसके बाद उस किसी और संख्याओं से वो कट जाती हैं तो वे क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी। दूसरा परिभाषा, वे संख्याएं जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो। अर्थात अपवर्तक वही होते हैं जो गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड क्या होता है, तो गुणनखंड वो होता है जिससे दी हुई संख्या कट जाती है। जैसे देखिए 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 4 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो ये तीनों 4 के गुणनखंड हैं, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी, क्योंकि 4 इन तीनों से कटेगा, इसलिए ये तीनों क्या इसके गुणनखंड कहलाते हैं या अपवर्तक कहलाते हैं। आप लसम जब पढ़ते हैं तो उसमें लस का अर्थ होता है लघुत्तम समा अपवर्तक। ठीक है, तो वो आगे पढ़ेंगे। खैर ये देख लेते हैं, तो ये समझ में आया आपको। तो अब आप इतने जानिए कि ऐसी संख्या जो किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए, अर्थात 1 से और स्वयं से तो कट ही रही है, ये तो हम जान ही रहे हैं, तो हम इसको एक साइड रख देते हैं। ठीक है, 1 से और स्वयं से, इसको हम एक साइड रखते हैं। और दूसरी साइड क्या होगा कि इसके अतिरिक्त ये किसी और संख्या से अगर वो कट गई तब क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्या जो किसी संख्या से कट जाए। ये तो आप जान रहे हैं ना, इसको हम इसलिए इधर साइड में रख दिए हैं। अब हम आपको समझने के लिए और हमेशा याद रखने के लिए बता रहे हैं कि आप भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो किसी संख्या से कट जाए, किसी भी संख्या से वो कट जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं। 4 आपको पता है 1 से कटेगी और स्वयं से तो कटी जाएगी, ये तो कंफर्म हो गया। इसके अतिरिक्त ये किससे कटेगी, तो इसके अतिरिक्त ये 2 से कटेगी, अर्थात ये एक दूसरी संख्या से कट गई ना, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। 4 क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। अब परिभाषा से भी देख लीजिए, तो इसका जो है 1 और 4 2 हो गए, और ये क्या हो गया, 2 3 हो गया ना, 1 2 3 गुणनखंड हो गए, यानी 2 से 1 अधिक हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। अब इस तरह आप 9 ले लीजिए, तो 9 देखिए 1 से कटेगा और 9 से, ये तो स्वयं से कट गई। इसके अतिरिक्त ये किससे कटेगी, 3 से कटेगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या। इसी तरह आप 4 ले लीजिए, सॉरी 4 तो ले लिए थे हम, 12 लीजिए। अब देखिए 12 के कितने हैं गुणनखंड, तो पहले कि ये तो 1 से कटेगा और ये 12 से कट जाएगा, ये दोनों से कट गया। उसके बाद ये क्या कटेगा, उसके बाद ये 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर
4 से कटेगा और फिर 6 से भी कटेगा। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गुणनखंड 12 के हो गए। तो अर्थात ये क्या हुआ, इन संख्याओं से कटी ना, यानी ये क्या हुई, दूसरी संख्या से भी कट गई। यानी जो हम इसको रखे हुए थे कि 1 से और स्वयं से कटेगी, उसके बाद किसी संख्या से भी कट जाए, यानी कि ये इतनी संख्याओं से कट गई ना, तो क्या हो जाएगी आपकी सम संख्या, सॉरी भाज्य संख्या हो जाएगी। आप इसी तरह 15 ले लीजिए। 15 देखिए 1 से कट गई और 15 से कट गई, ये तो दोनों कट गया। अब इसको एक और हमने रख लिया। इसके बाद ये क्या किसी संख्या से कट रही है? कट रही है, 3 से कट रही है और 5 से भी कट रही है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया ना कि कोई संख्या 1 से और स्वयं से तो कटती है, अब उसको भूल जाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे कटती है। तो भाज्य के लिए हमें क्या होगा कि यानी वो किसी संख्या से कट जाए, यानी कि 1 से और स्वयं से तो कट गई, इसको हम हटा दिए। इस किसी संख्या से यानी 3 से तो कट गया ना, 5 से भी कट गया। आपने 9 को देखा, ये 1 से भी कटा और 9 से भी कटा, साथ में 3 से भी कटा, यानी एक संख्या से एक कट गई। तो क्या हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या। इसमें प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो आपकी सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, सबसे छोटी टी है, ये 4 है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और पूछता है कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है? तो ये आपका भी 4 ही होगा। यदि सबसे छोटी विषम संख्या पूछ दे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी, तो वो आपका 9 होगा। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा कि क्या होगा, 9 होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको इसके नोट्स की ज़रूरत पड़े तो आप हमारा वीडियो देखिएगा नोट्स के लिए मैथ का, उसमें मैं आपको बता दिया हूँ कि नोट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ, मेरा एक मित्र है वो नोट्स को प्रोवाइड करता है। तो आप उसको बेसिक मैथ, या मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य या असंयुक्त या ऋण संख्या। तो ऋण संख्या हमने आपको बताया कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा रचना के आधार पे 3, ऋण, यौगिक, योग ऋण। तो ऋण वो होता है जिसका खंडन न किया जा सके, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा कि वैसी संख्या जिसको खंडन हम नहीं कर सकते। जैसे इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले, वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त, यहाँ से देखिए एक एवं स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो, कोई गुणनखंड न हो, तो वे क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। दूसरा परिभाषा है वे संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या केवल 2 हो, कम से कम 2 होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। इतना भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी संख्या से नहीं कटेंगे। ठीक, जैसा कि हमने उसमें भी बताया था आपको कि कोई भी संख्या है 1 से और स्वयं से तो कटनी ही कटनी है, लेकिन इसमें वही बात है कि वो केवल 1 से और स्वयं से कटेगी, किसी दूसरी संख्या से वो नहीं कटेगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2 आपका किससे? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी अभाज्य संख्या होगी। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि 2 हमारी अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। सम संख्या है इसलिए आप इसको भाज्य नहीं बनाएंगे, ये अभाज्य है। ठीक है, प्रश्न इसी से उठाता है, भाज्य और अभाज्य का अधिकतर प्रश्न 2 से ही उठाता है, और वो कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले इसे समझ लीजिए। अब मान लीजिए 3 है, 3 का क्या होगा? 1 होगा और 3 होगा, इसके बाद कोई है? नहीं है, किसी से नहीं कटेगी, तो ये भी क्या हो जाएगी? अभाज्य। 5 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, इसमें भी क्या है? कोई है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। इसी तरह 7 हो जाएगा आपका, 11 13 17 19 23, ठीक है, 29 31 41 43, क्या आपका हो जाएगा 53, ठीक, 59 61 67 71 73, ठीक है। तो ऐसे ही अभाज्य संख्या होंगी आपकी 1 से लेकर के 100 तक, 1 से 100 तक में पूरे 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। कितनी आती हैं? तो 25 अभाज्य संख्या आपकी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सवाल ये पूछता है इसमें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो आपकी 2 होती है। और पूछता है सबसे छोटी सम अभाज्य, ये बहुत पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य क्या होती है, तो वो भी आपकी
2 ही होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी अभाज्य क्या होगी, तो वो डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अनंत तक जा सकती है। उसी तरह भाज्य में अगर पूछे कि सबसे बड़ी भाज्य क्या है तो वो भी अनंत जाएगी, ठीक है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य क्या होगा, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य वो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी विषम क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए सबसे छोटी, देखिए सबसे छोटी, ठीक है, सॉरी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। और सबसे छोटी सम अभाज्य क्या है, तो 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य क्या है, तो वो आपकी 3 होगी, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। नीचे आपका वो दिया हुआ है कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य थी, तो ये 100 में जो 25 अभाज्य संख्याएं हैं वो इस प्रकार हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। इसमें एक प्रश्न और उठता है कि एक क्या है, एक क्या है, सब भाज्य है या अभाज्य है। तो फ्रेंड्स एक हमारा न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये किसी में भी नहीं रखा गया है, आप इसे याद रखिएगा। एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो क्यों नहीं है, ये भी तो कारण होना चाहिए। तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना तो भाज्य के परिभाषा को फॉलो करती है और ना ही अभाज्य की परिभाषा को। जैसे कि अब हम जानते हैं कि भाज्य की परिभाषा में आपको कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, चाहे जो भी हो, और भाज्य अभाज्य में 2 होने चाहिए। तो आप हमें बताइए कि एक के कितने गुणनखंड हैं, यानी एक कितने से कटेगी, ये तो एक ही से न बस कटेगी। तो इसके अपवर्तकों की संख्या क्या होगी, केवल 1 हुई, इसलिए ये इसमें फॉलो नहीं करती है। कम से कम 2 अपवर्तक होने चाहिए भाज्य या अभाज्य होने के लिए, तो इसमें नहीं आता है, इसलिए ये क्या हो जाती है, न ही भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है, ठीक है। आगे देखते हैं जुड़वा भाज्य। तो जिन 2 संख्या अभाज्य संख्याओं के बीच, देखिए जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर हो तो उसे हम जुड़वा भाज्य कहते हैं। यानी पहली बात की संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए और उनके बीच का अंतर भी क्या होना चाहिए, 2। जैसे अभाज्य संख्या कहाँ होगी, पहले 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, ये ऐसे ही चलते हैं। तो देखिए 2 और 3 के बीच में क्या है, 2 और 3 के बीच में अंतर कितना है, तो आपकी इसका अंतर 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला है कि 2 अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, 1 अंतर, तो ये क्या होगी, ये हमारी जुड़वा भाज्य नहीं होगी, ठीक। अब 3 और 5 का देखिए, तो 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का है ना, तो ये क्या हो जाएगी हमारा 3 और 5 जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार 5 और 7 को देखिए, 5 और 7 में कितने का अंतर, 2 का, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका जुड़वा अभाज्य होंगी। यानी 3 और 5, फिर 5 और 7, ये क्या है, जुड़वा अभाज्य हैं। उसी तरह अब 7 के बाद 11 आता है, तो इसमें बीच का अंतर क्या है, 4 है ना, तो ये जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। 11 के बाद 13, ये देखिए इनके बीच का अंतर 2 है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, जुड़वा अभाज्य। तो अर्थात जुड़वा अभाज्य वे संख्या होंगी जो दोनों अभाज्य हों और उनके बीच का अंतर क्या हो, 2 होगा। जैसे 7 और 9, ये देखिए क्या है तो दोनों के बीच का अंतर 2, लेकिन 7 हमारी अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 ये भाज्य है, अभाज्य नहीं है, ठीक। इसलिए इसको हम जुड़वा भाज्य नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके लिए दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बोला है कि अभाज्य हो, ठीक। आगे सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या क्या होती है, तो जिन 2 संख्याओं का मस यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो, यानी कि HCF, आपने LCM और HCF पढ़ा होगा, नहीं पढ़े फिर भी आगे हम पढ़ेंगे। तो HCF आपका 1 होनी चाहिए, संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, अर्थात इसमें पहले हमारी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं, जिससे 1 2 3 4, देखिए 1 2 ये क्या हो जाएंगे, इसका मासा 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सअभाज्य। 2 3 ये भी मासा 1 सअभाज्य, 3 4 ये भी सअभाज्य होंगी, ठीक। यानी कि मासा 1 होना चाहिए। अब जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 7 और 8 ले लिए, इसका विभाज्य क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, यदि 2 संख्याएं आपको दिया है, बड़ी बड़ी संख्याएं अगर देता है, मान लीजिए छोटी में तो मैं देख लिया, बड़ी संख्या में हमको उसका मासा निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यदि बड़ी संख्याओं में एक सम है और एक विषम है,
तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे के सहअभाज्य होंगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक वीडियो ये ले लिया 365 और एक मैंने ले लिया 688, ठीक। अब हमने पूछा कि क्या बताइए ये दोनों सहअभाज्य संख्या हैं, तो हम देखिए ये क्या है आपका विषम है और ये आपका सम है, क्योंकि 8 2 से कट जाएगी और 5 2 से नहीं कटेगी, तो ये तो विषम हो गई और ये क्या हो गया आपकी सम हो गई। तो एक विषम और एक सम, हम सीधे देख के बोलेंगे कि ये दोनों क्या हैं सहअभाज्य हैं। अगर ये दोनों विषम होती तो हमें इसका समापवर्तक निकालना पड़ता, दोनों सम होती तो समापवर्तक निकालना होता। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर दोनों संख्याएं सम हैं, दोनों संख्याएं अगर सम होंगी तो वे आपको मैं बताता हूँ वो कभी भी सहभाज्य नहीं होंगी। आप कभी ट्राई करके देख लीजिएगा, उसका मशक कम से कम 2 आएगा, एक नहीं 2 ये होगा, ठीक। जैसे कोई भी संख्या आप ले लीजिए 368 और मैंने ले लिया 968, खैर नहीं 8 नहीं लेंगे, आप करेंगे मान लीजिए हम 46 ले लेते हैं, तो ये दोनों क्या है सम संख्या है, तो ये दोनों सम है, अतः इसका मशक 1 नहीं होगा, इसलिए ये सहभाज्य नहीं होंगी। हम तो बस देख के ही बता देंगे, ठीक है। आगे संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या क्या होती है तो ये हम आगे देखेंगे, रामानुजन इससे भी हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब परिमेय संख्या की बात करते हैं, तो परिमेय संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक। यानी p/q के रूप में देख सकते हैं, p और q दोनों पूर्णांक हैं, तो पूर्णांक आप जान गए कि पूर्णांक क्या होती हैं, यानी p और q क्या है ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है कि q 0 नहीं होना चाहिए। बाकी उसको हम भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं, जैसे 3/4 ये क्या हमारा, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए p और q हो जाएगा, ये धनात्मक दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, q हमारा 0 नहीं है, q हमारा 4 है, ठीक। उसी तरह मान लीजिए -2/5, ये देखिए p ऋणात्मक पूर्णांक और q धनात्मक पूर्णांक, q आपका 5 है 0 नहीं है। उसी तरह अब ये भी हो सकता है कि ये माइनस हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बस 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, आपको पता है कि 0 भी हमारा पूर्णांक है, 0 क्या है पूर्णांक, यानी 0/6 कर देंगे तो भी ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगी। याद रखिएगा ये आपको कहीं नहीं मिलता होगा, 0/6 भी पूर्णांक होगा, सॉरी परिमेय होगा, 0/-3 भी, ये सब क्या होंगे परिमेय होंगे, बस q 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 भी एक पूर्णांक संख्या आपको पता है, तो आप जान गए कि परिमेय संख्या क्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर लें और q = 0 न हो, ठीक। आगे अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, क्या p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पे भी वही कंडीशन है, p और q हमारा पूर्णांक होगा और q ≠ 0, अर्थात रूट की वे सभी संख्याएं, अर्थात करड़ी की वे सभी संख्याएं जिनका हम पूर्ण वर्गमूल न निकाल सकें वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √2, √3, √5, √11, √10, इनका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, अतः ये क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। समस्त रूट की संख्याएं अपरिमेय नहीं होंगी, ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर सभी संख्याएं रूट में हो तो वो परिमेय हो, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि √4 ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम 2 आएगा, तो √4 क्या है इसका मान 2 होगा, अतः ये क्या हम 2/1 लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अर्थात आप सीधी से बात जानिए मेरे भाषा में कि अपरिमेय संख्या वो होती है जिसका हम पूर्ण रूप से मान न निकाल सकते हैं, जिसका हम निश्चित मान न निकाल पाएँ वो क्या है अपरिमेय है। जैसे रूट में 4 है, इसका निश्चित मान 2 हम निकाल सकते हैं कि नहीं, अब करड़ी में 2 का मान निश्चित नहीं निकाल सकते, ये कहाँ तक जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। अब करड़ी में 3 का मान नहीं निकाल सकते, अब जैसे √9 हुआ, इसका मान निकालना होगा तो आप इसका पूर्ण मान निकाल सकते हैं एक्यूरेट की, ये 3 होगा, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे √49, इसका मान आप निकाल सकते हैं ना 9, तो ये क्या आ जाएंगी
परिमेय होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी रूट की संख्याएं अपरिमेय नहीं होंगी, रूट की वही संख्याएं अपरिमेय होंगी जिनका हम पूर्ण वर्गमूल न निकाल पाए। ठीक, अब सवाल में हमारा ये दो पूछता है कि पाई अपरिमेय है या परिमेय है, 22/7 अपरिमेय है या परिमेय है। तो हम आपको बताते हैं पाई है ये अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है और 22/7 जो है आपका ये आपका परिमेय है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ये तो नहीं पूछता परीक्षा में, लेकिन पाई को पूछता रहता है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई आपकी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 दिया हुआ मान पाई का ये एक्यूरेट मान नहीं है, इसको उसके लगभग में मान निकाल के माना जाता है। ठीक, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई, और आप ये जान लिया कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो आपको नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैथ चूँकि हम बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं तो हम इसमें शॉर्टकट नहीं मारेंगे, क्योंकि हम जीरो से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्टकट आप मारेंगे कब? जब हम कॉम्पिटिटिव मैथ का एग्ज़ाम करेंगे, जब मैथ स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें हम 2-3 स्टेप में ही आंसर लाएंगे, अर्थात हम शॉर्ट मारेंगे। यदि आप भी बेसिक जान जाओगे तो आप खुद शॉर्टकट मारना शुरू कर दोगे। ठीक है, इसलिए आप समय को ध्यान न दीजिए, क्योंकि गणित पढ़ना है तो आपको समय देना ही है। आगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो परिमेय तथा अपरिमेय के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा था पूर्णांक वाले में कि ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेने से वो क्या होता है? पूर्णांक बनता है। उसी प्रकार परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब हम एक समूह में ले लेंगे तो हमारी वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इसके सम्मिलित रूप, जैसे सवाल में क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक संख्या है? ऑप्शन में दे देगा, आपको ऑप्शन में दे देगा ऑप्शन ए 2, 5, ऑप्शन बी 3 - 2/4, सॉरी 5 करिए क्योंकि ये कट जाएगा, ऑप्शन सी √3 -5 और ऑप्शन डी ये आपको दे देगा 6,3/2/3। अब इसमें आपको पूछ देगा कि वास्तविक संख्या कौन सी है, तो आपका वास्तविक संख्या क्या होगा? आप देखिए 2 और 5 ये क्या है आपकी? ये आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, अर्थात p/q के रूप में हमने इसको प्रदर्शित कर दिया, और q 0 नहीं है 1 है। ठीक, उसी तरह 5 को भी कर सकते हैं, 5 के बटे कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे। ठीक है, b में देखिए ये -3 है, तो -3 का भी तो हम कर सकते हैं बटे में, -3/1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? ये दोनों a और b परिमेय हो जाएगा, d भी आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक, c में क्या है? ये देखिए अपरिमेय है, जो √3 है ये आपका अपरिमेय है, और -5 ये परिमेय है। तो ये दोनों सम्मिलित रूप है परिमेय और अपरिमेय की ना, तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे स्थानीय मान। फ्रेंड्स, स्थानीय मान आपको नाम सुन के आपको समझ में आ रहा होगा कि स्थान पे जो मान है वही स्थानीय मान है। किसी का किस स्थान पे क्या मान है वो उसका स्थानीय मान होगा। ठीक है, अर्थात स्थान बदलने से उसका मान भी बदल जाएगा। जैसे आप सपोज कीजिए कि आप एक स्टूडेंट हो, आज आपका मान स्टूडेंट है, अब आप टीचर बन गए। तो जब आप टीचर बनते तो आपका स्थान बदल गया कि नहीं? आप स्टूडेंट के स्थान पे बैठते थे, अब आप टीचर के स्थान पे बैठेंगे। तो क्या हुआ? जहां आप 100 के भीड़ में बैठते थे, अब आपके आगे 100 की भीड़ लगेगी, यानी आपका मान क्या हुआ? आपका मान बढ़ गया। फिर उसके बाद आप प्रिंसिपल होते हैं, टीचर से प्रिंसिपल बनते हैं, तो क्या हुआ? अब वहाँ क्या आपका स्थान बदल गया और आप प्रिंसिपल हो गए, तो आपका मान और बढ़ गया। उसके बाद आप अधिकारी बनते हैं, तो जब अधिकारी बन गए तो आपका मान बदल गया, स्थान बदल गया तो आपका मान भी बदल गया। ठीक, यदि आप प्रिंसिपल से टीचर पे आ जाते हैं तो भी क्या हुआ? स्थान बदल गया ना, यानी आपके स्थान के आधार पे आपकी वैल्यू भी बदल रही है। तो क्या स्थानीय मान, इसमें हम गणित जब पढ़े हैं तो ये संख्याओं की बात करेंगे, तो क्या संख्याएं प्रिंसिपल बनेंगी, टीचर बनेंगी? नहीं,
संख्याओं का स्थान हम इकाई, दहाई, सैकड़ा पे निर्धारित करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो फ्रेंड्स आपको ये आना चाहिए, नहीं आता है कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको याद करिए, जानिए, कम से कम लाख तक तो जानते रहिए। वैसे इसका होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख। यदि हम शंख के बाद महाशंख लगाते हैं तो यही स्टॉप हो जाता है। यदि हम शंख के बाद 10 शंख लगाएंगे तो उसके लिए एक और बढ़ाएंगे, असंख्य। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, नहीं तो कम से कम लाख तक तो याद रखिए ही। तो वही स्थान होता है कि कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए हमने 3 को ले लिया, तो अब इकाई के स्थान पे अगर हम 3 रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, इकाई का मतलब 1 हुआ, यानी कि इसके गुणे 1, 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम ये 3 को उठा के दहाई के स्थान पे रख दिए, तो दहाई के स्थान पे रखिए तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, 10 गुना बढ़ जाएगा। दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, हजार का अर्थ 1000 होता है। ठीक, तो इकाई का मतलब 1, यानी ये 3 हो गया। दहाई का मतलब ये क्या हो जाएगा, यानी कि इसका मान 30 हो जाएगा। तो देखिए है तो 3 ही ना, लेकिन क्या हुआ, स्थान बदल गया, यानी इकाई से दहाई पाया तो उसका मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ पे इसका मान 3 है और यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 969, अब इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए 9 का स्थानीय मान फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो 9 का स्थानीय मान यहाँ पे तो 9 है, ये हो जाएगा 9, तो इसका स्थानीय मान तो 9 है, लेकिन इसका स्थानीय मान क्या है, ये किस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे है, यानी कि 900। इस 9 का मान 900 है और इस 9 का मान केवल 9 है। तो देखिए स्थान बदला तो इसका मान भी क्या हुआ, बदल गया ना। ठीक है, तो यही होता है स्थानीय मान, यानी कि संख्याओं का स्थान पे कितना मान है, किसी अंक का उस स्थान पे उसका क्या मान है, यही स्थानीय मान है। तो इनका स्थान किससे निर्धारित होगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा पे। जैसे मान लीजिए ये दे दिया 39836, अब इसमें बोल दिया कि 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये सैकड़ा पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 800। और वही संख्या एक यहाँ दे दिया 381, और पूछा यहाँ पे 8 का स्थानीय मान क्या है, तो यहाँ पे 8 का स्थानीय मान 80 होगा। देखिए है 8 ही, ये भी और ये भी क्या है, 8 है, लेकिन स्थान बदलने के कारण इनके मान भी बदल गए ना। या दहाई होने के कारण 10 है, लेकिन यहाँ सैकड़ा हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, 100 हो गया। ठीक है, तो ये तो आपको स्थानीय मान समझ में आ गया कि क्या होता है। अब देखिए स्थानीय मान निकालते कैसे। मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं, छोटी संख्या पहले 396, अब इसका स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक पाई खींचते हैं, पाई के बाद इसको हम लिख लेंगे, 6 के नीचे खींचें तो 6 हो जाएगा, 9 के नीचे खींचिए फिर ये हो जाएगा 9, 3 के नीचे खींचिए फिर ये हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरह खींचने के बाद आप इसमें क्रॉस कर दीजिए, तीनों पर क्रॉस कर लिए। अब देखिए यहाँ 1 है, 1 से गुणा करिए, 9 है, दूसरे स्थान पे 10 से गुणा करिए, तीसरे स्थान पे 100 से, यानी ऐसे ही एक एक जीरो आप बढ़ाते जाइए। ठीक है, जितने अंक नीचे आएंगे उतने जीरो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो बस आप गुणा करने आपको आता है, इसका गुणा कर दीजिए, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम स्थानीय मान निकालते हैं। और देख लेते हैं 38, अब यहाँ देखिए 8 के नीचे खींचिए 8 लिखिए, 3 को नीचे खींचिए 3 लिखिए, 6 को नीचे खींचिए 6 लिखिए, और 3 फिर है 3 खींचिए। ठीक है, ये हो गया। अब तीनों सब पे क्रॉस लगा लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ 1, यहाँ 10, यहाँ भी 1, अब क्या, एक जीरो ये हो गया, एक जीरो और फिर 1 2 3 जीरो। अब गुणा कर दीजिए, जो आंसर आएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल में क्या पूछते हैं, सवाल में आपको दे देगा, मान लीजिए 939 दे दिया। अब इसमें आपको पूछ देगा कि 9 का स्थानीय मान का योग बताइए। 9 के स्थानीय मान का योग, तो हमको केवल 9 का स्थानीय मान निकालना पड़ेगा, बाकी किसी का नहीं। तो 9 का एक 9 यहाँ है, तो यानी 9 गुणे 1, पहला काम इतना हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 के बाद कितने अंक हैं, जिसका हम निकाल रहे हैं इसका निकाल रहे हैं ना, इसके बाद कितने अंक हैं, 1, तो 1 जीरो और यहाँ लगा दीजिए। ठीक है,
उसी तरह अब इस 9 को खींचिए, इसके नीचे पहले तो 9 लिख के गुणे 1 कर लीजिए। ठीक, अब देखिए इसके बाद कितने अंक हैं, इस 9 के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3, 3 है ना, तो 3 जीरो बढ़ाइए, 1 2 3। अब गुणा करेंगे तो इसका मान 90 आ जाएगा और इसका मान 9000 आएगा, आएगा ना। तो योग पूछा है तो इसको जोड़ दीजिए, अगर अंतर पूछता तो हम इन दोनों को घटा देते, बड़ी में से छोटी वाली को। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल पूछता है कि इनका स्थानीय मान का अंतर अथवा योग या गुणा बताइए। ठीक है, किसी का भी पूछ सकता है, 3 और 1 का भी पूछ सकता है, लेकिन 9 का नहीं पूछेगा क्योंकि 9 2 दिया है तो दोनों 9 का ही पूछेगा। ठीक है, तो अब आपको स्थानीय मान समझ में आ गया और स्थानीय मान निकालने भी आ गया। बहुत आसान है स्थानीय मान निकालना। एक और निकाल के देख लेते हैं, छोटा सा ही। अब देखिए इसका स्थानीय मान निकालना चाहे कितनों भी दिया हो। अच्छा एक तो और ले लेते हैं ये। अब देखिए ये हो जाएगा 2, 5 को खींचिए, उसी तरह 6 को खींचिए, फिर 3 को खींच दीजिए। अब सब पे हम पहला क्रॉस लगा लेंगे। ठीक है, इसको खींचने के बाद सब पे क्रॉस लगा लीजिए। अब क्रॉस लगाने के बाद सब पे 1। अब इसके नीचे क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ाइए, दूसरे स्थान पे 2 होना चाहिए, तीसरे स्थान पे 3 अंक होने चाहिए, तो 1 लिखने के बाद 2 जीरो बढ़ाएंगे तभी 3 होगा। चौथे स्थान पे 4 अंक होने चाहिए, अर्थात 1 2 3 4। ठीक है, अब तो मुझे लगता है आप समझ में आएगा। एक और देख लेते हैं, एकदम सरल तरीका से हम क्वेश्चन समझाते हैं इस बार। ये देखिए 3 9 5 1। अब इसके नीचे पहला सबका यही काम है कि इसके नीचे 1 लिखिए, इसको खींच के 5 लिखिए, इसको खींच के 9 लिखिए और इसके नीचे खींच करके 3 है तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब सबका क्रॉस कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए 1 अंक है, पहला स्थान है, पहला अंक नहीं स्थान, देखिए पहला स्थान है 1 गुणे, ये क्या है, पहला स्थान ये था, ये दूसरे स्थान पर है, तो इतने गुणे 1 लिख के 2 होने चाहिए, 1 हुआ और ये 2 हो गया। ठीक, इसी तरह ये तीसरा स्थान है तो इस पे भी 3 अंक होने चाहिए, तो 1 2 3 अर्थात 2 जीरो, 3 है तो यहाँ पे क्या, ये चौथा है ना, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4। अब इसका हम बराबर कर देंगे, जो आंसर आएगा ये हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप स्थानीय मान निकाल लेंगे। अब आगे चलते हैं जातीय मान। तो जातीय मान क्या होता है, इससे वास्तविक मान भी कहते हैं और अंकित मान भी कहते हैं। तो अंकित मान आपको पता है कि जो निर्धारित किया जाता है वही होता है, तो जातीय मान का मतलब वही है कि जो आप हैं आप वही हैं। जैसे आप अगर इंसान हैं तो आप इंसान ही रहोगे, जानवर नहीं हो सकते, आप कहीं भी चले जाएंगे, यहाँ रहें चाहे दिल्ली रहें चाहे इलाहाबाद रहें, आप कहीं रहें, इंडिया रहें चाहे इंग्लैंड रहें चाहे अमेरिका रहें, आप रहेंगे तो वही रहेंगे। ठीक है, आप इंसान तो इंसान, यदि आप लड़का हैं तो आप लड़का ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो लड़की हो जाएंगे, या आप लड़के हैं तो दिल्ली जाएंगे तो लड़के हो जाएंगे, नहीं ना। तो उसी तरह इसका भी मान है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे 2 है तो 2 का मान कहीं भी रहे, चाहे इकाई के स्थान पे रहे चाहे दहाई पे, क्योंकि भाई संख्या ये तो इलाहाबाद पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो चाहे इकाई के स्थान पे रहे या दहाई के स्थान पे, इसका मान 2 का 2 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 इकाई के स्थान पे रखें, चाहे दहाई के स्थान पे रखें, चाहे सैकड़ा के स्थान पे रखें, तो ये 4 है तो 4 ही रहेगा ना। इसका स्थान का मान बदलेगा लेकिन ये 4 नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं ना कि 4 है तो 5 हो जाएगा, या 5 है हमने बोल दिया भाई 5 की जाति मान, तो ऐसा तो नहीं ना कि 5 5 5 लिखा, ये इकाई है और ये दहाई है, ये सैकड़ा है, तो ऐसा नहीं ना कि ये 5 है और ये दहाई वाला 5 आपका 6 हो जाएगा, नहीं, ये 5 है तो 5 ही रहेगा, बस इसका स्थान के वजह से अगर स्थानीय मान कहेंगे तो ये बदल जाएगा। तो स्थानीय मान और जातीय मान में ये अंतर है, स्थानीय मान में स्थान के आधार पे उसका मान बदल जाता है और जातीय मान का मतलब वो जो है वही रहेगा। ठीक है, वो जो है वही रहेगा, चाहे कहीं भी रहे, इकाई पे रहे चाहे दहाई पे। 5 है तो 5 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। जैसे 6 5 6 1, तो अब देखिए 6 का जातीय मान क्या है, 6 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो दोनों का जातीय मान 6 ही है। प्रश्न में हमसे यही पूछेगा कि 6 का जातीय मान क्या है, तो 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान भी 5 ही होगा, स्थान से कोई लेना देना इसमें नहीं है। ठीक है,
जाति का मतलब जो आपकी जाति है जाति वही रहेगी, आप चाहे यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, ऐसा नहीं कि आपकी जाति ही बदल जाएगी। ठीक, आगे देखिए सबसे बड़ी संख्या, अर्थात सबसे बड़ी संख्या हमको निकालने को देता है। जैसे पूछ लेता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिए आपको जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछती है उतने ही 9 लिखना है। ठीक है, जैसे 4 अंकों की पूछा तो आप 4 बार 9 लिखिए, 1 2 3 4, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, अब बोल दिया 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको 7 9 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 9 हो गए। ये क्या है? 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आपको समझ में आ गया सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। यदि पूछ दिया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9 9 99 हो गया। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका ये 9,99,999 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, अब इसमें आप देखिए आगे फिर उसके मैं बताऊं प्रश्न में सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या तो आसान है थोड़ा, लेकिन सब छोटी संख्या थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको ध्यान देना होगा। सबसे छोटी संख्या के लिए करना क्या है? कुछ नहीं, उसी तरह करना है, जितने अंक उसमें हैं उतने ही अंक इसमें भी होने चाहिए, लेकिन फर्स्ट अंक पे 1 होना चाहिए, बाकी सभी 0। ये चीज़ आप पकड़िए। जैसे मान लीजिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसमें जैसे हम सबसे बड़ी संख्या में 4 9 लिखते थे ना 4 बार, उसी तरह हम इसमें भी 4 अंक, जैसे देखिए 1 2 आपका 1 2 3 4 अंक हैं, उसी प्रकार इसमें भी आपको 4 अंक होने चाहिए, लेकिन पहले अंक पे क्या 1 होना चाहिए, बाकी सभी 0। तो 4 अंकों के लिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 और ये 4। देखिए 4 अंक हुए कि नहीं? 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक, इसी तरह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे? पहले 1, फिर इसको 3 अंक ले जाएंगे, तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आसान है कि नहीं सबसे छोटी संख्या लिखना? लोग बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे। अब मान लीजिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले 1 लिखिए, अब इसको 5 अंक तक ले जाइए, 1 2 3 4 5 हो गया। इसी तरह 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखिए, अब इसको 8 तक पहुंचाइए, तो इसको भी काउंट करिए 1 को भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या हो जाएगी? 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आपको जोड़ और घटा आता ही है, तो सवाल में आपको ऐसे ही पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग अथवा अंतर। तो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1, फिर इसको 3 अंक तक ले जाना होगा, तो 1 2 3, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो 1 2 ठुना हो जाएगा। अब इसका योग पूछा है तो हम इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 199। ठीक, अब अगर अंतर पूछेगा तो क्या करेंगे? इसको हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, 1 आ जाएगा। बस गुणा पूछता तो गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये आप कर सकते हैं। इसमें सवाल बस ऐसे ही पूछता है कि फला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 3 अंकों की कोई भी संख्या ले लेगा कि उसके सबसे बड़ी संख्या तथा इसके सबसे बड़ी संख्या अथवा छोटी संख्या का योग अंतर गुणा क्या होगा। ठीक है, तो आप प्रश्न जब हम करेंगे इसके बाद तो हम उसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। हम भूल जाते हैं कभी कभी कि क्या होता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको जो बताऊंगा आप उससे सुनिए, कभी नहीं भूलेंगे कि अवरोही और आरोही क्या होती है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, जैसे कोई संख्या आप ले लेंगे हम, ठीक है, और इसमें बोल दिया कि इसको आप आरोही क्रम में सजाइए। ठीक, तो इसको हम आरोही क्रम में सजाने के लिए क्या हमको बढ़ते क्रम में जाना होगा, यानी सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी क्या है? 2 है, अर्थात सबसे पहले 2 रख लेंगे, फिर 3 है तो उससे बड़ा 3, इस 3 से बड़ा 5 है, इसमें 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8,
हम उतने ही लेंगे जो हमें संख्या दिया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 करेंगे, नहीं, जो संख्या दिया है उसी में हमको छोटी और बड़ी संख्या छांटना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। देखिए 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8, ठीक है। इसी प्रकार हम कोई भी संख्या ले लेंगे और उसको हम आरोही क्रम में बना देंगे, ठीक है। जैसे बोलेगा वैसे ही हमें करना। अब इसको हम लिखना आरोही क्रम में। सजाइए, सबसे छोटा क्या है, 1 है तो 1 लिख दिए। उसके बाद उससे बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 और 5 से बड़ा 9। ये हो जाएगा आरोही क्रम। तो फ्रेंड्स आरोही का मतलब क्या होता है, आ का मतलब आगे, आ का मतलब आगे, आ से आगे। तो बस आप इतने ही याद रखिए कि आ से आगे यानी कि आ मतलब आरोही, आ मतलब आगे यानी कि आगे वाली संख्या यानी उसके बड़ी वाली संख्या बढ़ते क्रम में, ठीक। अब कभी नहीं भूलेंगे आरोही का मतलब होता है कि आगे यानी कि बड़ी वाली संख्या यानी सबसे छोटी, उसके आगे वाली बड़ी की संख्या, फिर उससे आगे वाली बड़ी संख्या, ठीक है। तो बस आप इसे याद रखिए तो अवरोही तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बढ़ते क्रम में, तो अवरोही क्या हो जाएगा घटते क्रम में। जैसे देखिए अवरोही घटते क्रम में। अब इसमें क्या है, हम जान गए कि आरोही हमारा बढ़ते क्रम है तो अवरोही यूं ही घटते क्रम में हो जाएगा। अब मतलब अहास हुआ यानी कि घट गया, अहास का मतलब घट गया। अंग्रेजी देखिए तो डिसेंडिंग आर्डर यानी कि डिसेंडिंग, डिस मतलब कम हुआ, ठीक। अब जैसे कोई संख्या ले लीजिए, अब इसका हमें बताना है कि क्या इसको हमें अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, घटते क्रम है ना, यानी सबसे पहले हमें कौन सी लगी होगी, सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 8 है, उसके बाद क्या है 5 है, उससे छोटा क्या है 3, 3 से छोटा 2 और 2 से छोटा 1। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही और अवरोही क्रम आपको समझ में आ गया। आप केवल आरोही क्रम को याद रखिए, अवरोही क्रम अपने आप याद रहेगा, ठीक है। तो आप कर लेंगे अवरोही क्रम में। एक तो और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5, 3, 7, 6 और 9, इसको अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखना है ना। तो कब घटेगा, तो यानी घटते क्रम में कैसे होगा, तो यानी सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, तब ना घटेगा। यदि हम सबसे पहले छोटा को रख लेंगे उसके बाद को तो वो बढ़ता चला जाएगा ना। तो इसलिए अवरोही मतलब घटते क्रम में है। तो सबसे बड़ा क्या है आपका 9, फिर इससे छोटा क्या है 7, इससे छोटा क्या है 5, सॉरी 7 से छोटा 6 है ना, 5 नहीं 6, 6 के बाद 5 और 5 के बाद 3, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको प्रश्न बस यही पूछता है कि निम्न संख्याओं का आरोही क्रम क्या होगा अथवा अवरोही क्रम, या तो इतना संख्या दे देगा तो बोलेगा इसके अवरोही और आरोही क्रम का अंतर अथवा योग बताइए। तो आप कर ही सकते हैं, बस इसको अगर आप पलट देंगे तो ये इसका उल्टा निकल जाता है, ठीक है। जैसे ये अगर हम इसको लिख दें 3, 5, 6, 7, 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये अवरोही है तो ये आरोही हो जाएगा, ठीक है। आगे अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या क्या होती है, इसमें भी हम कन्फ्यूजन रहते हैं कि अनुवर्ती क्या है और पूर्ववर्ती क्या है। तो अनुवर्ती उत्तरवर्ती यानी कि आगे वाली संख्या, फॉलो, देखिए इंग्लिश में ये फॉलो है। तो खैर अनुवर्ती मतलब आगे वाली संख्या। उत्तर का मतलब क्या होता है सामने, सामने कौन होगा जो आगे होगा। इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि उत्तर का क्या होता है सामने ना, और सामने कौन होता है जो आगे रहेगा वही सामने होगा, जो पीछे है वो तो पीछे हो जाएगा ना। तो सामने मतलब जो आगे है, अर्थात अनुवर्ती का मतलब है कि आगे वाली संख्या। जैसे 7 का अनुवर्ती क्या होगा, तो 7 के आगे बताइए अब क्या आएगा, 8 आएगा या 6 आएगा। तो 7 के आगे 8 आएगा ना, 6 तो पीछे आएगा। तो 7 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। 7 का अनुवर्ती 8 हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए 125 का अनुवर्ती क्या होगा, तो 125 का अनुवर्ती क्या होगा, तो 125 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा आपका 126, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके आगे वाली संख्या क्या होगी 126 होगी। तो अनुवर्ती मतलब आगे, उत्तरवर्ती मतलब क्या हुआ सामने, यानी सामने कौन है जो आगे है, ठीक है। फॉलो मतलब फॉलो किसको किया जाता है, जो आगे आगे चलता है उसी को फॉलो किया जाता है।
तो यानी फॉलो मतलब आगे, अनुवर्ती का मतलब क्या हो गया, आगे वाली संख्या। आपको समझ में आ गया। अब देखिए पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब आपको पता है क्या होता है, पूर्व का मतलब होता है पिछला या पीछे, यही ना, पूर्व का मतलब होता है पिछला। तो जाहिर सी बात है आप इसी को याद रखिए। अगर आप इसको याद रखते हैं तो ऑटोमेटिक आपको उत्तरवर्ती याद रहेगा, यानी अनुवर्ती जो है। जैसे अब 12 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, सॉरी पूर्ववर्ती, तो यानी 12 के पीछे क्या हो जाएगा, यानी 11। आप ये भी देखिए ना, पूर्व का मतलब पीछे अथवा पूर्व मतलब पहले भी तो होता है। ये देखिए पूर्व का मतलब पहले ना, वह उससे पूर्व आया, यानी वह उससे पहले आया था, यानी वह उससे पहले आया, मैं उसके पूर्व पहुंच गया था। ठीक है। जैसे डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर गया, ये तो आप सेंटेंस में पढ़ते हैं ना, तो यानी डॉक्टर के आने से पहले क्या रोगी मर गया, तो पूर्व का मतलब पहले। तो आप बताइए कि 12 के पहले क्या आता है, 11 आता है या 13, 11 आता है ना, तो इसका पूर्ववर्ती क्या आ जाएगा, 11। 12 का पूर्ववर्ती 11 आ जाएगा, तो अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 13। तो आप बस इसे याद रखिए कि पूर्व का मतलब पहले, तो अनुवर्ती तो अपने आप याद हो गया ना। तो फ्रेंड्स यही हम कहते हैं कि समय का ध्यान न दीजिए, आप मैथ को पढ़िए, आप समझने की कोशिश करिए। आपने बहुत समय आप तक गवा चुका है, बहुत से समय अभी बचा हुआ है। ठीक है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो मेरा फ्रेंड नोट्स प्रोवाइड करता है, आप वहाँ से नोट बाय कर सकते हैं। ठीक है। आपने बहुत से कोचिंगों में पैसा दे के खरीदा है, खरीदते हैं, पढ़ते हैं, कुछ होता नहीं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। यदि आपको जैसा हो, आप पहले उसका डेमो ले लीजिएगा, डेमो देखने के बाद ही नोट प्रोवाइड मतलब खरीदिएगा। हम तो यही कहेंगे कि डेमो के बाद ही आप नोट खरीदिएगा। अगर डेमो अच्छा ना लगे नोट का, तो डेमो में नोट देख के बस बंद कर दीजिए। चलिए हम अपने पे चलते हैं, खैर उसका बाद में देखा जाएगा। पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। तो पूर्ववर्ती आपको समझ में आ गया कि पूर्ववर्ती का मतलब क्या हुआ, पहले हुआ। ठीक है। तो पहले पूर्ववर्ती पहले, तो पहले की संख्या यानी आप मान लीजिए हमने ले लिया 147, तो 147 के पहले क्या आएगा, 146 आएगा या 148, तो 146 आएगा ना, तो इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 146 होगा, और इसका अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 148 होगा। ठीक है। इतना आपको आ गया। तो आप तो समझ गए आप अनुवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होता है। तो आप पूर्ववर्ती को याद रखिए, अनुवर्ती अपने आप याद रहेगी। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पूर्ववर्ती को याद रखिए, क्योंकि ये सरल है। पूर्व का मतलब पहले होता है, ये सभी लोग जानते हैं, ये सभी जानते हैं कि पूर्व का मतलब पहले होता है। ठीक है। आगे फ्रेंड्स, आप समाप्त हुआ वीडियो। आप ये देखिए, आप यहाँ से देखिए सम संख्या, सम संख्या, भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय, स्थानीय मान जातीय मान, आरोही क्रम अवरोही क्रम, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, ये एक दूसरे के विपरीत थे। हमने जब भी पढ़ा था सम संख्या विषम संख्या जिसके बारे में पढ़ा था, तो वो एक दूसरे के क्या था, विपरीत था ना। तो बस हम एक को याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप हमें याद होगा। जैसे हम सम को याद रखते हैं तो विषम को यूं ही जान सकते हैं, यदि विषम को याद रखते हैं तो सम को बता सकते हैं। ठीक ना। तो उसी तरह हम जैसे सम के बारे में जानते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए वो सम संख्या कहलाती है। ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन है, जितना हमने पढ़ा था उसका एक निगाह है, आप इसको देखिए उसका सार क्या है, फिर उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। मुझे पता है कि समय कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन फ्रेंड्स जब हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो उसको हम पूरे समय से पढ़ेंगे। ठीक है। तो सम संख्या क्या है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाएगी वह सम संख्या हो जाएगी, और यदि न कटेगी तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। ठीक। भाज्य संख्या, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाती है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, और यदि न कटे तो अभाज्य संख्या। है कि नहीं, समझ में आया। जैसे कि हमने बताया आपको कि संसार की समस्त संख्याएं एक से और स्वयं से कट जाती हैं, तो आप उसे एक और रख दीजिए। अब उसके बाद कोई संख्या किसी से कट जाती है तो वह संख्या भाज्य होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तो सबको पता है, तो बस आप इतना माइंड में रखिए कि कोई संख्या अगर किसी संख्या से कट जाती है तो वह भाज्य होगी, और यदि वो किसी से नहीं कटती है तो वो अभाज्य होगी। ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिट है और अच्छा भी है।
क्या हम तो जानते हैं कि कोई भी संख्या, संपूर्ण संख्या, विश्व की जितनी भी संख्या होती है 1 से और स्वयं से कट जाती है, तो इसको हम हटा नहीं देते हैं, ये तो जानते ही हैं। तो अब बात आती है कि अभाज्य क्यों होगी, तो यानी वो जो संख्या किसी संख्या से कट जाती है, किसी भी संख्या से कटती है तो वो भाज्य हो जाएगी, और नहीं कटेगी तो वो अभाज्य हो जाएगी। ठीक है। परिमेय और अपरिमेय, जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर दें तो वो परिमेय संख्या होगी, और जिसे व्यक्त न कर पाए वो अपरिमेय होगी। दोनों के कंडीशन में q आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। यानी जिसको हम p/q के रूप में बदल देंगे वो परिमेय होगा, नहीं बदल पाए तो अपरिमेय हो जाएगा। स्थानीय मान, स्थान के बदलने से इसका मान बदल जाता है, जब स्थान के बदलने से मान न बदलेगा तो वो क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा। आरोही क्रम, ये होता है बढ़ते क्रम में, और अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो हम आरोही को याद रखते हैं कि आरोही का मतलब क्या हुआ, बढ़ते क्रम, यानी आने वाली संख्या, यानी आगे वाली संख्या। आ का मतलब आना, ठीक, तो आरोही हो गया, आने वाली संख्या यानी आ रही है, यानी बढ़ते क्रम में। आने का मतलब बढ़ते क्रम, तो ये जब हम याद कर लिए कि आरोही बढ़ते क्रम हुआ तो अवरोही तो यूं ही याद हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिए कि आरोही मतलब आने वाली यानी आगे वाली संख्या। अब इसमें अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं। तो पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब पहले, तो आप इसी को याद रखिए कि पूर्ववर्ती का मतलब पहले हुआ तो ये पूर्ववर्ती संख्या हो जाए, तो ये अनुवर्ती क्या हो जाएगी आपकी, आगे वाली संख्या, पहले ही जान गए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने पीछे दो पॉइंट छोड़े हुए थे, उसको भी देख लेते हैं। क्या था, एक संपूर्ण संख्या थी और एक रामानुजन संख्या। ठीक, संपूर्ण संख्या, तो संपूर्ण संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं, वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उसके 2 गुणे के बराबर हो, यानी कि उसका जो गुणनखंड होगा उसको जब हम ऐड करेंगे तो वह उस संख्या के 2 गुणे के बराबर होगा। ठीक है। और 1 से लेकर 100 के बीच, 1 से 100 के बीच में केवल 2 ही पूर्ण संख्या हैं। कौन कौन से संपूर्ण संख्या हैं, तो 6 और 28, ये केवल 2 ही संपूर्ण संख्या हैं 1 से 100 के बीच में। तो चलिए देखते हैं कैसा क्या है। तो 6, हमने क्या बताया था आपको कि वह संख्या के सभी गुणनखंड उस संख्या के 2 गुने के बराबर ना, तो 6 का 2 गुना क्या होगा, 12, अर्थात इसके जो गुणनखंड होंगे उसका योग 12 होगा। गुणनखंड का मतलब होता है कि जिस संख्या से वो कट जाएगी। तो 6 किससे कटेगा, आपका 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, उसके बाद 6 से, बस इतने से कटेगी ना। अब इसको ऐड करिए, इसको क्या करना है, अब हमें ऐड कर देना है। ऐड करिए, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, 3 3 6, 6 6 12 आ गया आपके 2 गुने के बराबर, अर्थात क्या है, 6 आपकी संपूर्ण संख्या है। इसी प्रकार 28 देखिए, 28 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 56। अब इसका गुणनखंड निकालिए, क्या होगा, 1, फिर क्या हो जाएगा, 2, फिर 4, फिर 7, उसके बाद ये 14 से कटेगा, फिर 28 से कटेगा। ठीक है। इन सबको ऐड करिए, तो 2 1 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 14 28, और 28 28 56 आ गया। तो अर्थात क्या हो जाएगा, 1 से 100 के बीच में केवल 2, 6 और 28 आपकी संपूर्ण संख्या है। ठीक है। तो संपूर्ण संख्या आप जान गए, ये आप कहीं नहीं जानते हैं, आप पहली बार जाने होंगे, बहुत से लोग, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। ठीक है। आगे रामानुजन संख्या, तो रामानुजन संख्या क्या होती है, तो वह संख्या जो जिसको हम 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में 2 तरह से लिख सकें। ध्यान से सुनिए, वह संख्या जिसके हम घनों के रूप में 2 संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। क्या, जो हम 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में उसको 2 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे, और वो संख्या क्या होती है, तो वो 1729, ये आपकी रामानुजन संख्या होती है। तो इसको हम कैसे ऐड करते हैं, देखिए 1729 आपका, ये आपकी रामानुजन संख्या कहलाती है। इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको हम 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में।
और इसको हम लिख सकते हैं 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अर्थात क्या हुआ, देखिए दो संख्याओं के घनों के रूप में इसको हम दो तरीके से लिख दिए, किसको, 1729 को। अतः ये क्या हो जाएगी, यही रामानुजन संख्या कहलाती है। इसकी खोज रामानुजन साहब ने किया था, अर्थात यह संख्या को रामानुजन साहब ने बताया था कि इसको हम दो संख्याओं के योग के रूप में दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो संख्या पद्धति का इतना वीडियो समाप्त हुआ। इसके बाद हमारा एक वीडियो और बचा है जो विभाजकता का नियम है, जो कि गणित में हम एक फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए बहुत योगदान है, ठीक है। तो उसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, समय बहुत ज़्यादा होने के कारण हम इसको इसमें नहीं रखे हैं, ठीक है। उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।